Welcome back class. My name is Zaved and welcome to our channel Skill Plus. So आज हम लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स समझे थे चैप्टर नंबर 3 में कुछ। जैसे अगर मैं रिवाइज़ करा दूं आपको एक बार क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने देखा था कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशंस, इसके अंदर मेरे पास दो तरीके से सॉल्यूशंस मैं कर सकता हूँ। एक मेरा रहता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा रहता है मेरा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर मेरे पास तीन टाइप होते हैं। एक होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अभी हम इनकी बातें आगे करेंगे, डिटेल डिस्कशन। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या समझा था, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन जानी थी और समझा था किस किस तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स देखे थे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके अलावा हमने समझा था कि डिग्री क्या होती है और एक्चुअल में लीनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता और आपको इनको डिटेल में जानना है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बात करने वाले हैं थर्ड स्लाइड में। अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है मेरी, वो क्या होती है जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो जनरल फॉर्म, अब यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें मैं जनरली किसी भी चीज़ को मतलब एक मैं कह सकता हूँ यूनिवर्सली मैं उसको, अगर मुझे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है और एक मैं स्टैंडर्ड जो मैंने तरीका बनाया उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, तो वो तरीका ये है। मतलब मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, बट अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूँ कि भाई क्या स्टैंडर्ड होते हैं, किस तरीके से मैं एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो वो ये हमेशा यही फॉर्मेट रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेरा जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरी सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप दोनों इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर देख रहे हो ये जो मेरा a1 है और यहाँ पर ये जो मेरा a2 है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरा b1 है और यहाँ नीचे जो मेरा b2 है। ठीक है, यहाँ मेरा ये c1 और यहाँ ये मेरा c2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो a1 और ये यहाँ पर b1 ये जो है ये क्या है, मेरे बेसिकली कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, किसके कोएफिशिएंट्स हैं, x के और y के कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये x2, अब आप समझ ही गए होंगे a2 और b2 का भी सेम ही मतलब है। और यहाँ पर ये जो मेरा c है, ये जो मेरा c है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये c रिप्रेजेंट करता है मेरा कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, और यहाँ पर c2 ये मेरे दूसरी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और वेरिएबल्स की बात करूँ तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन बोल रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी जो मेरी एक्सपोनेंट्स हैं दोनों वेरिएबल्स की, वो कितनी है, 1 है, जिसकी वजह से मैं इनको क्या बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म आप सभी को समझ में आ गई होगी क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, फिर y वाली, और लास्ट में हम कांस्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीधा ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशंस की। ठीक है, सो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं अगर आपसे जनरली बात करूँ, लेट सपोज कि मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दो लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है मेरे ग्राफ में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हाँ, तो अब मेरे को दो लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर, और दोनों लाइन लीनियर्स हैं। ठीक है, लीनियर लाइंस जो होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट ड्रॉ होती हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसका डिटेल हम डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 में करेंगे जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेट लाइंस है और मुझे बेसिकली दो ही लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मैं ये बात आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो आपका जवाब आएगा मेरे ख्याल से कि सर हम 3 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे पहले कॉम्बिनेशन में ये क्या हो जाए, मेरा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। दूसरे केस में क्या होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलली चलें। और तीसरा केस क्या होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें। मतलब एक लाइन जहाँ पर है उसी के ऊपर ये दूसरी लाइन भी इसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर हो। तो इसके अलावा मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हमारे पास कोई तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है। हमारे पास ये सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला में क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दूसरे में लाइन इंटरसेक्ट ना करे, यानी वो लाइंस पैरेलल हो जाए, और इन द थर्ड केस मेरे पास बचेगा जब वो
कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम तीन ही तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने तीनों लिख दिए हैं। जैसे पहला है मेरा द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, इट मीन्स दे आर पैरेलल, और लाइन विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन तरीके रह सकते हैं लाइन को ड्रॉ करने के, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला है, इसका क्या सेंस है, अभी ये ऐसा क्यों मेरे को ज़रूरी है, ये सारी बातें अभी हमें समझ में आएगी जब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन, क्या लिखा है, द लाइन में बी इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशंस। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहे हैं कि अगर लाइन जो है एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और अगर लीनियर लाइन है तो दे विल, और कोई चांस ही नहीं है उनका कि दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, है ना, तो वो हमेशा सिंगल ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यानी लीनियर इक्वेशंस के अंदर अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास उस केस में, क्या होगा, जो मेरा इक्वेशंस हैं दोनों, उनके क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पीछे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा फर्स्ट वाला केस है, ठीक है, यानी एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस केस में मेरे पास कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसी के यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये एग्जांपल में 2x माइनस x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, सेकंड पर मूव करते हैं। सेकंड कह रहा है द लाइन में भी पैरेलल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, सेकंड मेरा केस क्या बन रहा था, लाइन जो है मेरी वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, लाइन अगर पैरेलल होगी, तो कह रहे हैं कि लाइन अगर पैरेलल होगी, इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉरी, अगर लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कहीं भी लाइन को चाहे मैं इसको कितना मर्जी एक्सटेंड कर लूँ और यहाँ मैं इस वाली लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूँ, ये कभी भी दे विल नेवर मीट, ठीक है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, और कभी नहीं मिलेगी तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। इट मीन्स इस इक्वेशन में, इस टाइप की इक्वेशंस के कभी भी मैं सोल्यूशंस को फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन क्या कह रहा है, देखते हैं ज़रा। कह रहा है द लाइन में भी कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट मेरा यही वाला केस है, थर्ड वाला, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। इसी थर्ड केस की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इन दैट केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, जो मेरी इक्वेशंस हैं दोनों, वो मेरे को कितने सोल्यूशंस देगी, इनफाइनाइट सोल्यूशंस देगी। क्यों देगी इनफाइनाइट सोल्यूशंस, क्योंकि ये लाइन हर पॉइंट पे आप देख सकते हो, हर पॉइंट पर इक्वल रहेगा, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू चाहे मैं इसमें रखूँ इक्वली सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखूँ, इसी लाइन दोनों एक ही के ऊपर है, और तो सेकंड इक्वेशन में भी रखूँगा तब भी वो उसको इक्वली सेटिस्फाई करेगा। तो चाहे मैं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट के इक्वेशंस को रखूँगा, वो हर पॉइंट पर इसको सेटिस्फाई करता जाएगा। और ये दोनों साइड से यहाँ पर एरो लगा हुआ है, इट मीन्स ये इस साइड से भी बढ़ेगा और इस साइड से बढ़ेगा, और ये चलता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी इक्वेशंस हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या रहेंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे वापस से रिपीट कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। देखा यहाँ पर जनरल फॉर्म देखी, जनरल फॉर्म में हमने समझा कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स देखे दो थे, C1 का मतलब समझे, C2 का मतलब समझे, क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, इक्वेशन के अंदर। इसके अलावा फिर हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही तरीके रहेंगे, जिस तरीके से मैं दो लाइन्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कोई चौथा तरीका तो निकाल नहीं सकता। क्या तरीके होंगे कि भाई मैं या तो मेरी लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी बिल्कुल, और कोइंसाइड करेगी, ठीक है। सो तीनों केसेस के अंदर सॉल्यूशंस की अगर मैं वापस से बात करूँ तो क्या होगा, पहले वाले के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। सेकंड वाले के अंदर जो पैरेलल रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर कभी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही बिल्कुल कोइंसाइड करेगी, तो यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो तीनों के यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी इन एग्जाम्पल्स को नीचे समझेंगे और ब्रीफ के अंदर कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर आ जाओ अब ज़रा नीचे। यहाँ पर कह रहे हैं कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ A1 अपॉन
A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके इनके बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूँ। मैं इनके रिलेशन को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा तरीका हो मेरे पास, कोई एक ऐसा ईजी मेथड क्या पॉसिबल है कि मैं बिना ग्राफ को ड्रॉ करे, कि मैं ग्राफ ना मुझे ड्रॉ करना पड़े और मुझे पता लग जाए कि इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन है। क्या ऐसा कोई मेरे पास तरीका है कि भाई मान लो यहाँ पर मेरे को अभी मैं इक्वेशन को मैंने सिर्फ देखा और देखकर मुझे अगर बताना हो कि भाई सिर्फ इतने देखने भर से, विदाउट मेरे को भी ग्राफ नहीं ड्रॉ करना और मैं सिर्फ देखूँ और मैं पता लगाऊँ कि भाई इसके क्या ये कौन सी इक्वेशन है, कितने सोल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो यहाँ पर हमने यही चीज़ समझनी है। ठीक है, कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देखेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए उसने मेरे को बोला है इनका रेशियोज़ को कंपेयर करने का बेसिकली। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है हमारे पास जहाँ पर हम इनके रेशियोज़ को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी लाइन मेरी क्या है, एक इंटरसेक्ट करते एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे के कोइंसाइड है। ठीक है, विदाउट मैं ग्राफ ड्रॉ करे, सिर्फ और सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करा के, इनके रेशियोज़ को कंपेयर करा के मैं यहाँ पर ये बात पता लगा लूँगा कि मेरी जो लाइंस है वो क्या है, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, कोइंसाइड कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। पहले ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसके अंदर ये इक्वेशन रखो, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास में देखा ही होगा। ठीक है, फिर मेरे को एक टेबल से ड्रॉ करनी पड़ती है, उस टेबल के यहाँ पे प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस रहता है वो। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक ईजी तरीका है, एक ईजी वे है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं देख के कंपेयर करके बता सकता हूँ कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे मेरे को इक्वेशंस को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने सेम एग्जाम्पल यहाँ पे पिक किया है। यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट वाले में, यहाँ पर मैं इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करा रहा हूँ। क्या है फर्स्ट टेबल कॉलम में, यहाँ पे देखो इसमें a1 अपॉन a2 का मैं यहाँ पर रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, a1 अपॉन a2 का अगर रेशियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर a मेरा कितना है, इसके साथ कुछ नहीं लगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना लगा हुआ है, 1 लगा है, अगर कुछ नहीं लगा तो। ठीक है, तो यहाँ 1 है और यहाँ पे नीचे वाली जो उसके साथ वाली इक्वेशन है यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आ गया, तो इसका रेशियो कितना है, 1/3। अच्छा, अब मैं b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करूँगा। यहाँ पर देखो ये कितना है मेरा, -2 है, तो ये यहाँ पर -2 आ गया और यहाँ पर ये कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं -2 को और 4 को अगर मैं कैलकुलेट कराऊंगा तो ये एक्चुअली में मेरा कितना बनेगा, -1/2 बनेगा। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये कितना बनेगा मेरा, -1/2 बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है मेरा वो कितना बन रहा है, आप कहोगे सर फर्स्ट वाला तो है मेरा 1/3 और जो सेकंड वाला है मेरा b1 अपॉन b2 वो है मेरा -1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इस केस में मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, यानी जब मैं इसको ग्राफ पर ड्रॉ करूँगा तो ये डेफिनेटली लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात चेक करने से ही मेरे को ये बात पता लग जाएगी। ठीक है, तो मेरे को आगे का थर्ड तो कंपेयर करा के देखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर फर्स्ट टू कंपेयर कराने पर ही इक्वल नहीं आते रेशियोज तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है बहुत ज़्यादा, किसी भी दो इक्वेशंस को उठा के उनके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा क्या हो कि मान लो एक मैंने जैसे अब यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में मान लो कि यहाँ पर जो है मेरा, अब यहाँ पे क्या है मेरे को पता है, खैर ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही हुआ है, खैर पैरेलल है तो यहाँ पर पता है मुझे। अब मान लो कि भाई मेरे को पता नहीं होता और मैं इनके रेशियोज़ को कंपेयर कराता। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे रेशियो कंपेयर कराया a1 अपॉन a2, a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 4 है, मैंने कंपेयर कराया 2/4। आप कहोगे सर ये 2/4 होगा मेरा, वापस से 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 हो गया। अच्छा, मैं सेकंड b1 अपॉन b2 की बात करूँ तो ये कितना है, 3/6। 3/6 भी आप कहोगे सर 3/6 जो है मेरा वो कितना होगा, तो 3/6 को भी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये भी मेरे को कितनी वैल्यू देगा, 1/2 ही देगा, है ना, बिल्कुल। 3/6 काट लो 3 के टेबल से, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो 1/2। तो यहाँ पर देख सकते हो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या है मेरे, इक्वल आ गए दोनों। तो अब इस केस में क्या होगा, अब मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो यानी ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पर ये पता लगाना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है, तो इसके लिए मेरे को अब थर्ड वाले को भी लेना पड़ेगा, यानी जो मेरे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनके भी रेशियो को यहाँ पे कंपेयर करा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थर्ड वाले रेशियो को अगर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो -9 है,
C1 का वैल्यू और यहाँ पर ये C2 का वैल्यू कितना है -18 है, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर कराऊंगा 9 के टेबल से, ये वापस से कट जाएगा और ये भी मेरे को कितना वैल्यू दे देगा, आप कहोगे सर मेरे को ये दे देगा 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। और 1/2 ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों रेशोज आपस में इक्वल आ गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। अब इस केस में मैं समझ जाऊँगा कि जो मेरी लाइन है ये मेरा क्या रहेगा, जो मेरी दोनों लाइंस हैं वो दोनों लाइंस मेरी डेफिनेटली क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है, ठीक है। अगर मेरा A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये मेरे कोएफिशिएंट्स इनके क्या आते हैं, तीनों के इक्वल आ जाते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी जो लाइंस हैं ये क्या होंगी, मेरी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अब लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन में आपको अब आइडिया लग ही गया होगा कि पहले वाले में जो दोनों इक्वल नहीं थे, दूसरे वाले में तीनों इक्वल आ गए। तीसरे वाले में सिंपल सा क्या होगा कि पहले दो तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जब मैं थर्ड वाले से कंपेयर करूंगा तो वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन में क्या है, मेरा फर्स्ट A1 जो है मेरा कोएफिशिएंट x के साथ कुछ नहीं लगा यानी 1 है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में कितना है, 2 है। तो फर्स्ट मेरा रेशियो क्या है, 1/2 है। सेकंड का रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो ये 2/4 ये भी मेरा 1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 इक्वल आ गई कहीं भाई, 1/2 और 1/2 दोनों का सेम आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 सेम, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, C1 कितना है मेरा -4 है और C2 मेरा कितना है -12 है। तो -4/-12, ठीक है। तो बट ये तो 1/2 नहीं आया, यहाँ पर ये कितना है, 4 के टेबल से इसको कट करूँगा तो 4 1 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है मेरा, माइनस से माइनस कट के तो पॉजिटिव दे देगा, बट यहाँ पर ये कितना है मेरा 1/3 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट 2 है वो तो इक्वल आ गया, लेकिन जो मेरा थर्ड वाला है वो इक्वल नहीं आया। तो उस केस में मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर जो मेरी लाइन है वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है। अगर पहले दो रेशियोज इक्वल आ जाते हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं आता तो वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो वापस से एक बार सारा रिपीट कर लेते हैं जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी। हमने देखा कि अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज़ को कंपेयर कराता हूँ तो उनसे मैं इनके बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकता हूँ कि क्या क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूँ कि मैं A1/A2 और B1/B2 के रेशियो को कंपेयर कराता हूँ और वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सॉरी इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों लाइन क्या है, मेरी इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं और फिर मैं अपने थर्ड वाले रेशियो यानी C1/C2 को कंपेयर कराता हूँ और वो भी इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब लाइंस मेरी पैरेलल रहेंगी। और अगर मैं उन दोनों को कंपेयर कराता हूँ और वो थर्ड वाला मेरा इक्वल नहीं रहता, इसका मतलब मेरी लाइंस क्या रहेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, बाय बाय।